जब हम बस्तियों का विभाजन करते हैं तो उसको संख्या भेद से कर्म, काल और योग बस्ती इन तीनों में विभाजित करते हैं। हम बस्तियों को क्यों विभाजित करते हैं और उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और बस्ती प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसकी पहली वाली वीडियो में मिल जाएगा। अब जो कर्म, काल और योग बस्ती होती है, इसमें भी हम निरु और अनुवासन बस्ती ही देते हैं, लेकिन उसको ऑल्टरनेट सीक्वेंस में देते हैं। और तीनों टाइप की बस्ती, कर्म, काल और योग बस्ती में ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि कर्म, काल और योग बस्ती हम जब भी देंगे, जो ये सीक्वेंस है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। क्योंकि हम संख्या भेद से बस्तियों का विभाजन कर रहे हैं, तो कर्म, काल और योग बस्ती में भी संख्या की कुछ प्रमुखता होनी चाहिए। इसलिए कर्म बस्ती में 30, काल बस्ती में 16 और योग बस्ती में 8 बस्तियां दी जाती हैं। और ये कौन सी बस्तियां होती हैं और ये किस तरीके से दी जाती हैं? होती तो ये निरु और अनुवासन बस्ती ही हैं, लेकिन इनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देते हैं। और तीनों प्रकार की बस्ती जो कर्म, काल और योग है, इनका जो नंबर हमने बताया है जितना होना चाहिए 30, 16 और 8, उतनी बस्तियां देते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देते हैं। सबसे पहले कर्म बस्ती। कर्म बस्ती में 30 बस्तियां होती हैं, जिसमें हम अनुवासन और निरु बस्तियां एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देते हैं। और वो सीक्वेंस क्या है? 1 + 12 + 12 + 5, जिसमें जो 1 है वो है एक अनुवासन बस्ती, और उसके बाद जो 12 है उसमें अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, इस ऑल्टरनेट सीक्वेंस से हम 12 बस्तियां देते हैं। उसके बाद जो अगला 12 है वो भी सेम अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, उसमें भी हम ऐसे ऑल्टरनेट सीक्वेंस में 12 बस्तियां देते हैं। और जो आखिरी में 5 है वो 5 अनुवासन बस्ती हैं, उसमें सारी अनुवासन बस्तियाँ आती हैं। तो हम जब 1 + 12 + 12 + 5, जब हम ये इसका टोटल 30 होता है, लेकिन इसमें जो बस्तियाँ देते हैं वो हम एक सीक्वेंस में देते हैं। पहले हमने अनुवासन दी, उसके बाद 12 अनुवासन निरु ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, उसके बाद फिर अनुवासन निरु ऑल्टरनेट सीक्वेंस में दी, और उसके बाद जो 5 हैं वो सारी अनुवासन बस्तियाँ हैं। जब इन सबको हम ऐड करते हैं तो उसका सम 30 आता है, जो कि कर्म बस्ती की संख्या है। 30 बस्तियाँ होती हैं कर्म बस्ती में। इसके बाद आती है काल बस्ती, और काल बस्ती में टोटल 16 बस्तियाँ होती हैं, जो कि जिसमें कि हम अनुवासन और निरु को ही एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देते हैं। और उसका जो सीक्वेंस होता है वो 1 + 6 + 6 + 3 होता है, जिसमें टोटल 16 बस्तियाँ हो जाती हैं। जिसमें जो 1 है वो एक अनुवासन बस्ती है, जो 6 है वो अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, 6 बस्तियाँ हैं। अनुवासन और निरु ऑल्टरनेट सीक्वेंस में हम देते हैं। और जो अगला 6 है उसमें भी हम अनुवासन निरु ऑल्टरनेट सीक्वेंस में देते हैं। और लास्ट में जो 3 बचता है वो उसमें सारी अनुवासन बस्तियाँ आती हैं सब। तो जो काल बस्ती होती है उसमें टोटल 16 बस्तियाँ होती हैं, जिसमें उनका क्रम होता है 1 + 6 + 6 + 3। जो ये काल बस्तियों की संख्या 16 बताई है, ये आचार्य चरक ने बताई है। आचार्य बागभट्ट ने काल बस्तियों की संख्या 15 बताई है। इसके बाद आती है योग बस्ती। योग बस्ती की जो टोटल संख्या होती है वो 8 होती है, और इसका क्रम 1 + 3 + 3 + 1, टोटल 8 बस्तियाँ होती हैं, जिसमें जो 1 है वो एक अनुवासन है, और जो 3 है वो अनुवासन निरु अनुवासन, ये 3 बस्तियाँ हैं अनुवासन निरु ऑल्टरनेट क्रम में। और फिर उसके बाद जो अगला 3 है उसमें भी अनुवासन निरु अनुवासन देनी है, और जो लास्ट एक 1 है वो अनुवासन बस्ती है। 1 + 3 + 3 + 1, टोटल 8 बस्तियाँ योग बस्ती में हो जाती हैं, जिसमें 5 अनुवासन है और 3 निरु हैं। योग बस्ती में 5 अनुवासन हैं और 3 निरु बस्तियाँ होती हैं। आचार्य काश्यप ने कर्म, काल और योग बस्ती के इंडिकेशन बता रखे हैं। मतलब कर्म, काल और योग बस्ती हम किन किन अवस्थाओं में या किन किन रोगों में करेंगे। तो सबसे पहले कर्म बस्ती हम कहाँ करेंगे? जब शरीर में बल अधिक हो और वात की प्रधानता हो, उस अवस्था में हम कर्म बस्ती देंगे। जब शरीर बल मध्यम हो और वायु के साथ पित्त का संसर्ग हो तो काल बस्ती देंगे। जब शरीर का बल अल्प हो, वायु प्रबल ना हो और कफ का संसर्ग हो, तो हम योग बस्ती देंगे।